नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने सट में हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ संपादक और इतिहास को वर्तमान से जोड़ने वाले ज्ञाता अजय शुक्ला जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। और आज जो बात करेंगे वो नेपाल के घटनाक्रम पर। नेपाल में जिस प्रकार से जेन जेड यानी बच्चे जो हैं 24 से 28 साल के बच्चे, वो जिस प्रकार से वहां की सरकार को उसका तख्ता पलट कर रहे हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दिया, फाइनेंस मिनिस्टर और उन सबको यानी मंत्रियों को जिस प्रकार से उनकी पिटाई हुई, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा, यानी अजीब माहौल वहां खड़ा हुआ। यही माहौल हमें बांग्लादेश में थोड़े समय के पहले शेख हसीना के सरकार का तख्ता पलट युवकों के आंदोलन के कारण हुआ, ये भी हम जानते हैं। अब ये डीप स्टेट के कारनामे हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वहां पर किस प्रकार से गिराई जा सकती है। मैं शेख हसीना की गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मानता नहीं, क्योंकि वो तानाशाह की तरह ही बर्ताव कर रही थी। अपने पिता शेख मुजीब भी तानाशाह हो गए थे, वन पार्टी डेमोक्रेसी की बात करते थे और उनकी हत्या हुई, ये हम जानते हैं। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना के दिया उनको, मगर जिस प्रकार से वहां माहौल बना, आज वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं। मोहम्मद यूनुस वहां पर सरकार के मुखिया बने हैं। नेपाल की गवर्नमेंट आज कौन सी गवर्नमेंट है वो हमें मालूम नहीं है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का तख्तापलट भी इसी प्रकार हो सकता है क्या? और दूसरी बात, जिस प्रकार से प्रणब मुखर्जी नेपाल के बारे में भी कुछ अफवाहें अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते रहे हैं, और सावरकर तो नेपाल के महाराजा को, अंग्रेजों को ये कह रहे थे कि आप हमें नेपाल के महाराजा के अंदर भारत को रखिए। तो ये सब बातें अजय शुक्ला जी से हम जानेंगे। अजय जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि ये सब विषय का आपका गहन अध्ययन है। डीप स्टेट क्या है वहां से लेकर आप वर्तमान घटनाक्रम जो नेपाल का बना है और भविष्य में क्या हो सकता है, उसके बारे में हमें बताएं। अजय जी। जी नमस्कार देसाई साहब, आपको और सभी हमारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद, आपने अवसर दिया बात रखने का। मैं शुरुआत ही ये करता हूँ कि जो घटना हम 2 दिन से देख रहे हैं नेपाल में, जिस तरीके से हो रहा है और जैसे जैसे उसने एक रूप लिया है, आप यदि इसको थोड़ा सा समग्र उसमें देखें, कमोबेश यही तरह की घटना आपको श्रीलंका में दिखाई देगी। इसी तरह की कमोबेश आपको घटना बांग्लादेश में दिखाई देगी। इसी तरह की घटनाक्रम आपको अफगानिस्तान में दिखाई देगा। कमोबेश इसी तरह से घटनाक्रम जो है पाकिस्तान में भी होता हुआ आपको दिखाई देगा, और यही स्थिति आपको म्यांमार में दिखाई देगी। तो ये भारत के इर्द गिर्द के सभी राज्यों में आपको ये स्थिति दिखाई देती है। अब मैं आता हूं कि तो क्या भारत में ऐसा कभी हुआ या है, क्या है? तो जब हम भारत में इस पर ध्यान देते हैं तो भारत में हमें 1974 याद आता है। 1974 में भारत एक बहुत मजबूत देश के तौर पे स्थापित हो चुका था। 1971 में हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। जो पाकिस्तान एक ताकतवर देश था, दोनों तरफ से हम पर हमला करता था, उधर चीन हमारा दुश्मन था। ऐसी स्थिति में और श्रीलंका भी जो है अमेरिका के प्रभाव में था।
पाकिस्तान से भी दोस्ती गांठ रहा था। तो ऐसी स्थिति में चारों तरफ से हम घिरे हुए थे। उसके बावजूद श्रीमती इंदिरा गांधी ने वह कमाल कर दिखाया था कि पाकिस्तान को दो टुकड़े करके अलग थलग कर दिया, यानी भारत का 1/4 भी नहीं रह गया। और उधर जो है हमने 1974 में मई महीने में हमने परमाणु परीक्षण किया, और उसके जस्ट 1 महीने बाद क्या ऐसी सिचुएशन आ गई कि भारत में जो है संपूर्ण क्रांति की बात की जाने लगी। अब आप देखिए, संपूर्ण क्रांति की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए उसमें क्या मुद्दा उठाया गया था। उसमें कहा गया कुशासन, भ्रष्टाचार, तानाशाही, और उसके खिलाफ जन आंदोलन कहा गया। इसकी शुरुआत बड़ी अनियोजित तरीके से हुई थी। छात्रों के एक छोटे से हॉस्टल से रिलेटेड जो मसला था आपके गुजरात में, वहां से पैदा हुआ, मोरबी से। वही मैं कह रहा हूं कि आपके गुजरात से पैदा किया गया। इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा तो था नहीं, छोटी सी बातें थी। हॉस्टल और उसकी कॉलेज प्रबंधन से रिलेटेड लड़ाइयां थी, खत्म हो जाती, सॉल्व होती। बहरहाल वहां जाकर के जयप्रकाश नारायण कूद जाते हैं। अब आप देखिए, ये जयप्रकाश नारायण है कौन, यह जानना बेहद जरूरी। सीआईए ने एक संस्था बनाई, आप सीआईए की वेबसाइट पे जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा। सीआईए ने एक संस्था बनाई जिसका नाम था कांग्रेस ऑफ कल्चरल फ्रीडम। तो कांग्रेस ऑफ कल्चरल फ्रीडम जो बनाई, वो सीआईए ने बना करके बर्लिन में उसको बनाया गया था, और बनाने के बाद 49-50 के दौर में, और उसके बाद में उसको 50 के आखिरी में आके जयप्रकाश नारायण को उसका भारत के इंडिया चैप्टर का हेड बनाया गया। अच्छा। अब आप आए किस रास्ते से? कल्चर के रास्ते से। देखिए, आप कल्चर के रास्ते से आए तो धीरे से संस्कृतियों के अंदर घुसने। आप आरएसएस का एक पैमाना देखिए। आरएसएस क्या बात करता है? कल्चर, रिलीजन, क्या कहते थे ये? इन्होंने क्या शपथ पत्र दिया था जब इन पर प्रतिबंध लगाया गया था कि हम तो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहा था जी। अब आप सोचिए, वो कल्चरल हैं, सीआईए कल्चरल करके आ रहा है, यहां पर राजनीतिक व्यक्ति उसका हेड हो रहा है जो खुद को समाजवादी कहता है, और कल्चरल उसका प्रमुख होता है। अब यहीं छोड़िए आप। राम मनोहर लोहिया कहते हैं कांग्रेस को मिटाने के लिए मैं शैतान से भी हाथ मिला सकता हूं। उन्होंने ने कहा ना जी भाई, कांग्रेस ने ऐसा तो कोई गुनाह नहीं कर दिया था कि आप जाके शैतान से भी हाथ मिला लें। कांग्रेस ने देश आजाद कराया, आप भी उसके हिस्से रहे, जयप्रकाश नारायण भी उसका हिस्सा रहे, वहीं से पैदा हुए। लेकिन कनेक्शन आप देखिए, राम मनोहर लोहिया कहां से पढ़ के आए थे? जर्मनी से। विदेश, है ना? जर्मनी, वही जर्मनी उसी दौर में पढ़े जब हिटलर होता था वहां। देखिए आप। और दूसरा शख्स जयप्रकाश नारायण कहां से आए थे? अमेरिका से। आने के बाद ये जिस ढंग से प्लेस होते हैं देश की आजादी के पहले तक, तो ये कहीं पे कांग्रेस के खिलाफ नहीं थे, कांग्रेस के ही नारे लगा रहे थे। अंग्रेजों की जब जेल में बंद हुए तो वहां से बड़े संदेहास्पद ढंग से ये छोड़े गए। आपके अहमदाबाद
की जेल में शायद बंद थे, या नहीं, दूसरी जेल में बंद। तो वहां से जब ये छोड़े गए, और छोड़ने के बाद इनके रोल को देखिए, लगातार वो संदिग्ध होता चला जाता। कांग्रेस के अंदर समाजवाद शब्द कौन लाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के भीतर समाजवाद और समाजवादी विचारधारा का जो पूरा वो तैयार किया था, वो नेहरू ने तैयार किया। और जयप्रकाश नारायण जेपी और लोहिया को उसका काम सौंपा था। ये नेहरू के बंदे बन के रह रहे थे जी। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो यही नेहरू के ऊपर सबसे बड़े हमलावर हो गए, और धीरे धीरे इनका हमला बढ़ता रहा। कब बढ़ा? ज्यादा बढ़ा 1949 के बाद, 49 के बाद। 49 तक देश जो है अपना संविधान भी नहीं था। तब बढ़ा जब पंडित नेहरू अमेरिका गए और अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रस्ताव रखा कि भारत को एंग्लो अमेरिकन एसोसिएशन का हिस्सा बना दीजिए। पंडित नेहरू ने कहा नहीं, हम तो संप्रभु देश रखेंगे, और उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, अब आ गए हम। अब आप इसको भी यहीं छोड़ दीजिए, इस पे यहीं रखिएगा, अभी आपसे इस पे बात करेंगे। अब इसी दौर में आप देखिए, जो नेपाल कभी भी इतिहास गवाह है, मौर्य शासनकाल की बात कर ले, गुप्त शासनकाल की बात कर ले, मुगल शासनकाल की बात कर ले, अंग्रेजी शासनकाल की बात कर ले, कभी भी नेपाल भारत का हिस्सा नहीं रहा जी। लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में इतना हुआ, जो सीमावर्ती कुछ क्षेत्र था जिसमें वो कई हमारे उत्तराखंड के कई हिस्सों को, कुछ नेपाल के हिस्से को वो कहते हैं कि ये हमारा था, उसको लेकर के वो क्लेम करते हैं कि ये हमारा जबरन कब्जा कर लिया गया भारत सरकार द्वारा। वो क्लेम करते रहे, लंबे समय तक करते रहे। बहरहाल हमारा एक रिश्ता मिलता है मौर्य शासन काल के दौरान, चाहे जब हो लुम्बिनी तक हमारा जाना आना होता था, तो लुम्बिनी, लेकिन लुम्बिनी भी बॉर्डर था हमारा, ना कि वो हमारा हिस्सा था। तो नेपाल सदैव एक संप्रभु राष्ट्र रहा, वही इकलौता पूरी दुनिया में देश है जो कभी गुलाम नहीं रहा, कभी किसी देश की सत्ता वहां पर स्थापित नहीं हुई। जब 1950 में राजा त्रिभुवन थे, उस समय वहां विद्रोह हुआ राणा का, और जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह के बाद वो भाग के भारत आए, और भारत आए, भारत ने उन्हें संरक्षण दिया, उनकी सहायता करी, और तब पंडित नेहरू ने कहा कि आप हमारे साथ ये समझौता करें, तो उसने हमारे साथ एज ए सिस्टर स्टेट समझौता किया जी, जिससे वो चीन के भी कब्जे में नहीं जा सका, वो अंग्रेजों के भी कब्जे में नहीं जा सका जो वो सोच रहे थे। और उससे पंडित नेहरू के समझौते के कारण हमें तमाम सारे अख्तियार मिले। हमारे देश के लोगों के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं हुई, हमें अपने, और हमने भी, हमें जरूरत था, चूंकि हमने लड़ाई लड़ी थी जम्मू कश्मीर की जब पाकिस्तान से, तो हमने अनुभव लिया था कि हमारे पास में पहाड़ों पर लड़ने वाले लोग नहीं है। तो हमने उनसे समझौता किया, जिससे हमने उनके गोरखाज रेजिमेंट बनाई और उसमें उनकी भर्ती शुरू की, उनके लिए हमने अलग से व्यवस्था की जी। अब आप इस पूरे को समझिए। तो पंडित नेहरू ने एक तरह से उनकी बगैर संप्रभुता छीने हुए
उनको इतना मित्र राष्ट्र बना लिया कि अपने ढंग से वो चला रहे थे, और फिर वहां व्यवस्थाएं, अपने पुलिस फोर्स, अपनी सेना, अपने लोग भेज के वहां पर दमन कराया उपद्रव का, और फिर राजा को स्थापित किया। राजा आज जन्म मतलब मरने तक, मरणों तक वो भारत के मित्र के तौर पे रहा, कभी भी भारत से अलग नहीं गया। तमाम दबाव पड़े चीन के, अमेरिका के, सबके, उसने नहीं माना। तो यह वो बफर स्टेट के तौर पे सदैव रहा हमारा। एक चीज पहली बता दे। दूसरा, कहीं पर भी एक कोई दस्तावेज नहीं दिखा सकता है कि उसने भारत में शामिल होने की कभी इच्छा भी जताई, एक भी नहीं। अब चाहते कौन थे? जो आपने बताया, सावरकर जरूर चाहता था कि भारत की कैपिटल बने, जो है नेपाल बने, यानी जी उनके राजा भारत के राजा बने। अंग्रेज जो भारत यही मैं कह रहा हूं, तो भारत पर राज उनका रहे। और सावरकर झूठ लिखता है, बोलता है कि गांधी निजाम को भारत का राजा बनाना चाहता है। गांधी ने कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं किया है। ये यही सर, मैं यही बता रहा हूं। कैपिटल का मतलब ही वही है कि वो उनको सब सौंपने के पक्ष में थे। साहब, जो लोग इस तरह की बात करते हैं तो समझने की जरूरत हो, वी शंकर से ज्यादा बेहतरीन किसी ने लिखा नहीं। वी शंकर राधा कृष्णन जी, जो हमारे सेकेंड राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति थे, उनके बेटे थे। उन्होंने उसको जितना बेहतरीन ढंग से डिफाइन किया है, किसी और ने नहीं किया है, और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ किया है। अब आप जी, सॉरी, आप एस गोपाल की बात कर रहे हैं, वी शंकर की बात कर रहे हैं? हाँ सॉरी, यस गोपाल की बात कर रहा हूँ, सॉरी। पटेल के सेक्रेटरी थे, आईसीएस थे। जी 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 हाँ, जी, हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो मैं ये बता रहा हूं। अब आपको एक और चीज बता दूं। एक जो है संस्था बनाई थी पंडित नेहरू ने, जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है, और वो थी पीपुल्स, जो फोरम थी, इंडिया पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। ये पंडित नेहरू ने बनवाई थी। ये इसलिए बनवाई थी कि राजे रजवाड़ों में शुरुआती दौर में हस्तक्षेप नहीं ज्यादा हो सकता था। तो जब भारत में विलय के लिए था तो सबको कुछ ना कुछ मनाना था, देना था, सबको करना था। तो ये कॉन्फ्रेंस बनवा करके, यदि लोग बार बार कहते हैं सरदार पटेल की बात करते हैं, सरदार पटेल अकेले बूते कुछ कर नहीं सकते थे, ये राज्य भी नहीं मिल सकते थे। इसके लिए पंडित नेहरू ने दूसरा खेल किया था कि इंडियन पीपुल कॉन्फ्रेंस बना के, इसके जरिए, इसमें शेख अब्दुल्ला भी थे, इसके जरिए पूरे देश के राज्यों में, जैसे केरल का राजा त्रावणकोर का राजा, वो उसने तो अपना राजदूत तक नियुक्त कर दिया था पाकिस्तान में, अपने आप को अलग देश बना लिया जी। इसी तरह निजाम की हैदराबाद की बात हो, कहीं की बात, ये तब हम सफल हो सके, या पटेल सफल हो सके, या कोई भी सफल हो सका, क्योंकि अंदर से ये कॉन्फ्रेंस वो काम कर रही थी। तो एक तरफ तो नेहरू ये कह रहे थे हम देखिए बहुत हस्तक्षेप नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ इसके जरिए नेहरू वो खेल करा रहे थे। नेहरू पूरा प्लाट तैयार कर देते थे और पटेल जाते थे और काम करा लाते। पटेल का सिर्फ चेहरा था, काम नेहरू ही कर रहे थे। तो इसलिए आप यह जान लीजिए कि बहुत बड़ा वो किया। बहरहाल
इस तरह से करके उन्होंने धीरे 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 सबको कर लिया। सब जुड़ने के बाद में फिर राजाओं को के कामकाज में जनता का रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो कि नहीं होता था, विलय की शर्तों के मुताबिक नहीं हो सकता था, लेकिन इसके जरिए करा दिया गया कि देखो जनता विद्रोह कर देगी, ये कर देगी, चलो करो, ये करो, ये करो। जैसे नेहरू इतने होशियार थे, अंबेडकर हिंदू लॉ लेके आए और वो जो है नहीं पास हो सका, लेकिन नेहरू ने उसे 3 टुकड़ों में करके पास करा लिया, सेम चीज आ गई, वही हो गया। तो ये नेहरू की यही खूबी थी। तो नेहरू ऐसे करके तमाम चीजें कर लेते थे। तो इसी तरीके से नेपाल को हमने नहीं मिलाया, उनकी संप्रभुता खत्म नहीं की, लेकिन टुकड़ों में उनसे जो समझौते हमने किए, उसके बाद में नेपाल ऐसा लगने लगा कि वो भारत का ही राज्य। जी, ये नेहरू की खूबी थी। सिक्किम को इसी तरह हमने किया। सिक्किम भी भारत का हिस्सा नहीं था, उसे भी हमने किया। तो डोमेनियन स्टेट अलग से जम्मू कश्मीर था, हमने उसे भी कैसे मिलाया, सब कुछ सामने। कहे तो नेहरू की एक नीति नहीं होती थी, बहुत तरीके से वो काम करते थे उनके जैसी। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, नेहरू से अच्छा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। सही बात है। खुद सरदार पटेल ने कहा। जो लोग ये प्रचारित करते हैं, तो पहले तो मैंने ये इसलिए बताया कि ये जान लीजिए। अब प्रणब मुखर्जी की बेटी अपने बाप के मरने के बाद में एक किताब करती है कि पिताजी की हमारे आत्मकथा है। साहब, वो नोबेल से ज्यादा कुछ नहीं। और याद करिए, चौधरी चरण सिंह ने जब प्रधानमंत्री थे कोइराला और ये उप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तब भी ये बात कही थी। तो कोइराला ने इसको बिल्कुल टाल दिया था कि ऐसा कुछ था ही नहीं, तो क्या बताएं। सबसे बड़ी बात, तो कोई ऐसे दस्तावेज, ऐसी चीजें नहीं थी। एक चीज आ गई, खत्म हो गई। अब आता हूं, अब मुद्दे पे आ जाता हूं। 1974 में जब भारत इतना मजबूत हो गया, परमाणु समझौता, अमेरिका तिलमिला गया, बिल्कुल तिलमिला गया। डीप स्टेट की भारत में चल नहीं पा रही थी। इतना पैसा खर्च करने के बाद कुछ नहीं हो रहा था। तो जे लोहिया मर चुके थे। डीप स्टेट के बारे में भी बताइए, क्योंकि डीप स्टेट क्या है ये लोगों को, हमारे दर्शकों को मालूम होना चाहिए। देखिए, डीप स्टेट असल में यहूदियों का एक समूह है जो पूरी दुनिया को चलाता है, जिसके पास सारा फाइनेंशियल ताकत है। अमेरिका का जो फेडरल बैंक से लेके सब है, वो उसी के कब्जे में, और वही रन करता है, और वो दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित करता है, दुनिया की ताकत को अपने हाथ में रखता है। उसमें कुछ देश, सीआईए भी ऑपरेटर है। जी जी, मैं वही कह रहा हूं। उसमें सीआईए भी है, उसमें उसका हेडक्वार्टर लंदन में। और वो जो है, जो हेनरी किसिंजर था, वो हेनरी किसिंजर उसी को वो करता था। और ये लोग साल में एक बार अपना कार्यक्रम मनाते थे। एक जंगल होता है वहां पर, जहां वो जानवरों के और उसको करके बड़ा, जिसे कहते हैं, एक रहस्यमयी तरीके से काम करते हैं। तो स्टेट के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, दुनिया की तमाम एजेंसियों से संपर्क करते हैं, पैसा इनके पास है, ताकत भी इनके पास है, क्योंकि दुनिया की तमाम सरकारों को गिराना, बनाना, अपने मुताबिक करना, मोल्ड करना, इस सब के लिए काम करते हैं। तमाम कैंपेन चलाने में मदद कराना, इस तरह से करते हैं। तो किसके खिलाफ चलानी है, किसके पक्ष में चलानी है, ये सब कुछ ये करते हैं। तो वही डीप स्टेट, तो न्यूजीलैंड में एक उसका ऑफिस है, एक जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, अमेरिका में है, और उसके अलावा
जो है ये इस तरह से कनाडा में है, और ये जो है इसमें पूरा यहूदियों का एक समूह है, वो इसको संचालित करता है जी। अब इसमें यदि आप देखेंगे तो जिस तरीके से, तो आप एक घटना का और जिक्र कर दूं। पंडित नेहरू एक समय में चाहते थे जो यहूदी वैज्ञानिक हैं उन्हें भारत में शरण दे दी जाए और उन्हें अपने यहां ले आया जाए। तब सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया था, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, और उन्होंने सावधान किया था इससे। तो ये जानकारी के लिए बता दूं जी। तो, और गोपाल साहब ने इस बारे में जिक्र किया है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस तरह से करके पूरा सारा जो भी कुछ है वो चलाता है। तो डीप स्टेट सरकारें बनाना, सरकारें गिरवाना, कौन सरकार जो है ज्यादा उठ रही, जो कल के दिन उसके लिए चुनौती बन सकती है, उसको कैसे करना, ये करता है। तो सच्चाई ये है कि पावर वो अवेल करता है और पैसे के बूते सब कुछ खरीद लेता है, पैसा उसके हाथ से संचालित। अब आता हूं, तो वही डीप स्टेट लग गया कि इंडिया यदि इतना ताकतवर हो गया तो पूरे दक्षिण एशिया से हमारा प्रभाव खत्म हो जाएगा, ताकत खत्म हो जाएगी। क्योंकि इंदिरा गांधी ने डरा दिया था चीन को भी, पाकिस्तान को दो टुकड़े करके बिल्कुल बराबर कर दिया था, श्रीलंका को से समझौता करके कच्चा थिप्पू का जो हमारा एक टुकड़ा है वो दे करके और विवाद खत्म किया और भारत के मदद के लिए सामने लाके खड़ा कर लिया था। इसी तरीके से इंदिरा जी ने पड़ोसी नेपाल में भी मजबूत ताकत बना ली थी, भूटान के साथ भी हमारे अच्छे हो गए थे, बर्मा के भी साथ, अफगानिस्तान में भी हम दखल देने लगे थे। सब हमारी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि सब थर्रा रहे थे। ऐसे में तुरंत डीप स्टेट एक्टिव हुआ। जिस दिन परमाणु विस्फोट किया इंदिरा गांधी ने, उसी के जस्ट एक महीने बाद समग्र क्रांति की घोषणा जयप्रकाश नारायण कर देता है। अब आप सोचिए, उसी समय आप वाहवाही में ताली नहीं बजाते, उस महिला के खिलाफ करते हैं जो आपको पिता की तुल्य मानती थी जी। और उसके बाद में उसने कभी बदनाम नहीं किया, उसके पास रिपोर्ट थी फिर भी उसने नहीं कहा। बहरहाल अब आप देखिए, उसने तो गौर किया, विनोबा भावे ने समझाया जेपी को कि ऐसी हरकत मत करो, उनके आगे तो हां हां कह के निकले और बाद में वही किया जो डीप स्टेट चाहता था। इसके बाद भी, और उसके बाद में वैसे ही दंगे फसाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर शुरू हो गए, कहीं हड़ताल के नाम पे, कहीं कुछ के नाम पे इंदिरा जी को बदनाम किए जाने लगा, सब कुछ हुआ। 1 रुपए की बेईमानी नहीं निकली आज तक, लेकिन उस समय ऐसा बताया गया, पता नहीं इंदिरा गांधी ने क्या कर लिया है। बहरहाल उधर जब ये 1 साल चला, नहीं बात बनी, तो तत्काल डीप स्टेट ने एक प्रमोटी जज, जिसे जेपी के ही कहे पे प्रमोट करके हाई कोर्ट का जज बनाया गया, जेपी की सिफारिश। हाँ, इलाहाबाद। जी जी। तो वो सिन्हा को, जगमोहन लाल सिन्हा, उनको बनाया गया और उनके से एक अवैध ऑर्डर कराया गया 12 मई 1975, जो कि उनके अधिकारों से परे था, गलत था, तथ्यात्मक गलत था, जिसे 7 नवंबर 1975 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय जजेज की बेंच ने खारिज किया और गलत बताया। वो जजमेंट है मेरे पास जी। तो मैं यही बता रहा हूं, और उसके पहले उस पर रोक लगाई जस्टिस अय्यर ने, जो है 22 क्या नाम है 24 मई 1975। ठीक है, अब आप ये सोचिए 24 या 22 मई को, जो भी है 22 मई को, सॉरी, है, उन्होंने रोक लगा दी।
अब आप देखिए जैसे ये होता है तो 24 या 25 मई की बात है, जेपी जो है रामलीला मैदान से विद्रोह कर देने की सेनाओं को, पुलिस को, सबको वो करते हैं। अब आप बताइए, ये वही स्थिति है जो नेपाल में आप देख रहे हैं, और उसमें पूरे वही लड़के, उम्र का देखिए आप तकाजा, उम्र यही थी युवाओं की, 30 साल के भीतर के बच्चे थे और सारे बिल्कुल भड़का दिए गए थे। ठीक है, अब ये खेल आप देखिए, अब आगे आ जाइए। ये जो हुआ आपके सामने, उसके बाद में जिस तरह भारत की बर्बादी हुई, जो कुछ हुआ वो हमारे सब कुछ सामने है कि सन 77 से लेके 80 तक भारत में तमाम आतंकी संगठन खड़े हो गए, चाहे खालिस्तानी मूवमेंट हो, चाहे दूसरे और मूवमेंट हो, इस तरह नॉर्थ ईस्ट में विवाद खड़े हो गए और जगह खड़े हो गए, तमाम सारे विवाद। चलिए, भारत की बद से बदतर हालत हो गई। अब आप इसके बाद देखिए, जब मनमोहन सिंह सरकार थी, पूरी दुनिया में उस समय में आर्थिक मंदी आई, भारत बचा, भारत की अर्थव्यवस्था बची, और तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बराक ओबामा से कहा कि हम आपके 50-60 हजार लोगों को नौकरी देने की स्थिति में हैं उनकी योग्यता के मुताबिक। अब आप सोचिए, भारत अमेरिका को यह कह रहा, यानी हम इस स्थिति में बढ़ चले थे जी। तुरंत डीप स्टेट को लग गया, यदि अब नहीं खत्म किया तो मामला बिगड़ जाएगा। तो कोशिशें शुरू हो गई। पहले राहुल जी ने 2009 में प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया, तो अब यह हुआ कि राहुल गांधी का कद यदि आ गए, एक बार गांधी परिवार आ गया तो फिर मजबूत सत्ता हो जाएगी, हमारा एजेंडा नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने सिस्टम शुरू किया, पहले राहुल गांधी को कैसे बदनाम किया जाए, क्या किया जाए, उस पर काम किया। उसके बाद में अगस्त 2011 घटना याद करिए, अगस्त क्रांति से जोड़ते हुए अन्ना को खड़ा किया गया। ये हाँ, रामलीला मैदान में, उसी रामलीला मैदान में जहां से विद्रोह की बात हुई थी, यहां भी विद्रोह है। ऐसा फांसीवादी कानून बनाने की बात कह रहे थे कि जिससे पूरी सरकार सदैव अस्थिर रहे, और जब सरकार चली गई, जो लोग उनका समर्थन कर रहे थे उन्होंने कभी नहीं बनाया वैसा कानून। वो जो लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे थे वो भी भूल गए, लोकपाल और ये सब सारी चीजें भूल गए। अब आप देखिए, तो उस समय उसी तरीके का, वही लड़कों का समूह, वही एज ग्रुप, वही तरीका, भारत के अंदर चूंकि मजबूत स्टेबल हो चुकी थी पुलिस, सेना, सब कुछ, तो वो विद्रोह तो नहीं हो सका, लेकिन सेना के सबके पुराने जनरल्स, पुराने लोग, सबको पूरा वो करके लाया गया, जिससे दबाव डाला जा सके, किया जा सके, सारे खेल किए गए, पूर्व जस्टिसेस ये सब खड़े किए गए। और जब यह खेल करके मनमोहन सिंह की सरकार को ऐसा बदनाम किया गया, झूठा बदनाम किया गया, वही आरोप जो आरोप अभी नेपाल में लग रहे हैं। ठीक है जी जी। अब आप देखिए, अब नेपाल में क्या हुआ। नेपाल में सोशल मीडिया के थ्रू लग रहे थे, हालांकि नेपाल की सरकार की भी गलती है, मैं ओली को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। ओली किधर थे, वो चाइना के पक्ष में खड़े थे। अभी हाल के दिनों में नरेंद्र मोदी भी गए थे चाइना, और वो भी थे, और कितना गले मिले थे, सब कुछ सामने। अब ओली का जो सिस्टम चल रहा था, उससे लग रहा था डीप स्टेट का धंधा नहीं चल पा रहा है, और भारत और चाइना के बीच में डीप स्टेट को अपना बंदा चाहिए। तो इसलिए, क्योंकि भारत को चारों तरफ से घेरे रखना है, जब घिरा रहेगा तभी डरेगा। तो इसलिए इस काम के लिए अब आप
सोचेंगे तो इसका मतलब फिर भारत का क्या है? भारत का प्रधानमंत्री खुद डीप स्टेट का बनाया हुआ है और यह डीप स्टेट की उपज है। और इस उपज को न्यू समझा जा सकता है कि जिन दिनों आपको याद होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसका, क्या कहते हैं, एक इंस्टीट्यूट है वहां पर अमेरिका में, उस इंस्टीट्यूट में आपको फोटो दिखा देते हैं। ये आप देखिए, पहले देखिए, ये नरेंद्र मोदी है, ये CIA का इंस्टीट्यूट है डीप स्टेट का। यहां पर फ्यूचर लीडरशिप तैयार करने के नाम पे सारे काम होते हैं। जी जी, ये आप देखिए, तब ये कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री नहीं थे, कुछ नहीं थे। उस समय के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौर के फोटोज हैं। अब आप ये समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी जो आप पहचान नहीं पाएंगे, ये आप देखिए, ये डीप स्टेट की ट्रेनिंग में मौजूद है। अब इस इंस्टीट्यूट की, डीप स्टेट का जो फ्यूचर लीडर्स ट्रेनिंग का जो इंस्टीट्यूट है, उससे इन्हें तैयार किया गया। जी, ये असल में भारत के लिए काम नहीं कर रहे हैं। भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी था ट्रंप ने। भारत में आज अपना कुछ नहीं जनरेट हो रहा है, सिर्फ चंद पूंजीपतियों की, कारपोरेट की पूंजी है जो इधर उधर फ्लोट कर रही है। यानी जो डीप स्टेट के इशारे पर चलता है वही सब पूंजी है, बाकी पूंजी नहीं। आम आदमी की पूंजी खत्म कर दी गई या इतनी कमजोर कर दी गई कि वो बेचारा अपने को बचा रहा है, अपना काम धंधा बचा रहा है, अपना घर बचा रहा है, अपने को चलाने की सोच रहा है। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी को तैयार किया गया है। चाहे जितनी लड़ाई हो जाए, कोई बात हो जाए, नरेंद्र मोदी डीप स्टेट के हिसाब से काम करेंगे। इसका उदाहरण है कि एक बार पुचकार दे, गाली दे के भी पुचकार दे, तो खट से वो अमेरिका की तरफ झुक के हाथ जोड़ के खड़े हो जाए। यह स्थिति है। कहीं सम्मानजनक स्थिति भारत की नहीं छोड़ी। भारत को इस तरह का देश बना दिया है कि फुटबॉल की तरह से इधर मारो उधर गया, उधर मारो उधर गया। तो उसी, आप याद करिए, अभी वहां का सेना अध्यक्ष कुछ समय पहले भारत में ट्रेनिंग के लिए आया था और यहां से करके प्रशिक्षण कुछ ले करके और फिर गया। अब ये सारी पूरी देखिए, कल तक सेना इन्वॉल्व नहीं थी, अब सेना ने सब संभाल लिया। खेल को आप समझिए। तो नेपाल में जो हो रहा है वो वास्तव में डीप स्टेट का हिस्सा है। डीप स्टेट ऐसे ही तैयार करता है और उसने तैयार कर दिया। अब डीप स्टेट ने अपने यहां से प्रशिक्षित एक व्यक्ति को वहां भेजा, पहले बनाया, जैसे यहां पर अरविंद केजरीवाल को किया था। अरविंद केजरीवाल की जो NGO थी, उसको फोर्ट फाउंडेशन पूरी फंडिंग करता था जी। इसी तरीके से नरेंद्र मोदी की, जिसने पूरा चलाया विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन, वो अजीत डोभाल वाला, उसको भी अमेरिका ही फंडिंग करता था, डीप स्टेट की फंडिंग। तो ये सारी चीजें करके उसी तरीके से एक तैयार किया, चेहरा बनाया अरविंद केजरीवाल का, एक चेहरा नरेंद्र मोदी आ गए कि यदि हिंदुत्ववादी चलेगा तो ये चलाएंगे, यदि हम तन विकासवादी और सुशासन की बात करते हुए करेंगे तो ये चलाएंगे। हमने चेहरे खड़े करे। चूंकि भारत धर्मभीरू देश है, इसलिए हम धर्म के उसमें आए। अब यही चीज की गई वहां पर। बालेन शाह जो तैयार किया गया और उसे लाया गया, वहां मेयर बनाया गया, और जिस तरीके से किया गया, सोचिए, जो रैपिंग करता था उस शख्स को आकर के अचानक मेयर बन जाता है। ऐसा चेहरा निखारा जाता है कि लगता है वो पता नहीं क्या है। और इस तरह से करके अब तैयारी हो गई कि डीप स्टेट उसे रिप्लेस करे और सत्ता अपने हाथ में अपने मुताबिक चलाए। यह पूरा गेम है। तो यही गेम
किया जा रहा है। जी, ये अभी ये जो मेयर है वहां का, काठमांडू का, वो अभी प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार है। उसी का मैंने नाम बताया ना सर, उसी का बालेन साहब बताया मैंने, बालेन शाह। हाँ, और इसी प्रकार मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में। बिल्कुल। आप देखिए कि वो भी वही उसी गेम का हिस्सा है। ला करके एक व्यक्ति को, स्पेशल व्यक्ति को ला बैठा दिया गया। इसी तरह म्यांमार में आप देखिए, वहां की चुनी हुई जनता की सरकार को हटा के वहां पर ला करके उनके यहां प्रशिक्षित व्यक्ति जो सेना का था उसको वहां पर सत्ता सौंप दी गई, उसके पास है। इसी तरीके से आप देखिए, जो वहां पर जयवर्धने और सबकी सरकार थी, जयवर्धने के शासनकाल में मैं श्रीलंका ऑफिशियल विजिट पे गया था स्टेट गेस्ट के तौर पे, और वहां पर मैंने पूरा देखा था, इतना बेहतरीन शासन चल रहा था वहां पर, जिस तरीके से वहां की सरकार वो कर रही थी। लेकिन जयवर्धने का जैसे ही झुकाव चीन की तरफ हुआ और सारी चीज, उसके बाद में तथाकथित आंदोलन, मारपीट और सब कुछ शुरू हुआ, और होते होते अचानक यह स्थिति हुई। इसी तरह बिल्कुल वहां पर भी घुस गए, संसद में घुस गए, उसमें घुस गए, घरों में घुस गए, मारा पीटी और भागना पड़ा। मैं यही कह रहा हूं। और इसके बाद तो अभी अजय जी, अभी जो दिशा नायक है वो तो माओवादी माना जाता था, लेफ्टिस्ट माना, प्रो चाइना माना जाता था, उसको कैसे बिठाया? मैं आपको वही बताना हूं ना। अभी खेल सुनिए, जैसे ही ये एक्टिव हुआ, सारी चीज हुई, चाइना ने वहां पे डेमोक्रेसी लाने में उसकी जो लड़ाई लड़ी, वो असल में चाइना ने लड़ी थी। क्योंकि राजशाही तो भारत के साथ खड़ी होती थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की गलत नीतियों के कारण वहां हम उन्हें संरक्षण देने में फेल रहे, जो नेहरू ने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी भी क्या थे, वो भी तो उसी डीप स्टेट का हिस्सा थे। तो असल में सन 77 वाली सरकार के तो सारे लोग उसी के थे। वो थोड़ा लिबरल चेहरा बनाया गया था, क्योंकि एकदम से इतना कड़ा चेहरा ला देते तो इस देश की जनता नकार देती। तो वो तरीके से स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं ना, तो उसी तरीके से ये किया गया। मैं यही बता रहा हूं कि ये सारे खेल उस ढंग से होते हैं। तो चाइना ने अपना तुरंत एक्टिव किया अपना चैनल। तो यहां पे दोनों चीजें आपको समझना पड़ेगा। और ऐसे में जो बहुत से खेल हैं, तो जो सेना में बैठे तमाम सारे लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग जो है चाइना में कराई गई। तो जो वो है, वो सारी चीजें एकदम से एक्टिव, क्योंकि चाइना से तो सटा हुआ है, चाइना का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। दो ही के वहां सबसे बड़े इंटरेस्ट है, भारत और चाइना का। जी जी जी। अमेरिका वहां बीच में बैठ के एक बवाल क्रिएट करना चाहता है। उसने पहले कोशिश की कि दोबारा राजशाही का नाम लेके आए, तो उसके नाम पे पीछे कुछ समय तक विवाद चला, बड़ा बवाल हुआ। अब ये एक भ्रष्टाचार और ये सब नाम दे करके हुआ। ये सब पूरा खेल है। तो ऐसी स्थिति, गजब मैं यही बता रहा हूं, ये इतना आसान शब्दों में जितना मैं समझा रहा हूं इतना है नहीं, इतना टिपिकल है। इसे समझने के लिए मतलब मैं कहता हूं मेरे साथ बैठना पड़ेगा इसके लिए। हरि भाई, मैंने 16 घंटे पढ़ाई की है, इनकी तमाम चीजों को खोजा है, तमाम चीजें वो करी हैं, और तमाम विद्वानों से भारत के अंदर, भारत के बाहर डिस्कशन किया है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप यदि डीप स्टेट का सिर्फ नाम लेते हैं, यह बात तक उन तक पहुंच जाती है। तो आप ये सोचिए, मुझे तो यह भी कहा गया था, आप डीप स्टेट कहने की बजाय कल्ट शब्द इस्तेमाल किया कीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूं जो मुझे सावधान किया गया, क्योंकि डीप स्टेट के अंदर इतनी क्षमता है, आप जहां बैठे हैं
जिस जगह बैठे हैं उस जगह आपको वो मरवा सकते हैं, आपके अपने बंदे से मरवा सकते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या डीप स्टेट ने कराई, राजीव गांधी की हत्या डीप स्टेट ने कराई। आप बताइए आज लिट्टे कहां है? जी कहीं नहीं है। नहीं है। लिट्टे जिसे कांग्रेस ने, राजीव गांधी ने एक प्रकार से बचा दिया था, शांति सेना का बफर जोन ला दिया था, वही लिट्टे उन्हें मार डालता है। असल में लिट्टे नहीं मार डालता है, मरवाया जाता है। इसी तरीके से इंदिरा गांधी को उन्हीं का अंगरक्षक मरवा दिया जाता है। कोई मार नहीं देता है उसे, उसके पहले मानसिक रूप से उसके लिए तैयार कर दिया जाता है, वो रोबोट बन जाता है। आपने तो इसीलिए कह रहा हूं, ये इतने आसान शब्दों में नहीं समझाया जा सकता है, कि बड़ा टिपिकल है। नहीं अजय जी, आपने इतने कम समय में इतनी सारी बातें जिस प्रकार से हमें और हमारे दर्शकों को बताई, मैं नहीं मानता हूं कि कोई और बता सकता है। डीप स्टेट के कारनामों के बारे में मेरे ख्याल से हमें आगे भी कुछ और एपिसोड इस पर करना पड़ेगा और हमारे दर्शकों को वो पूरा का पूरा सुनना पड़ेगा, ऐसा हमें लगता है। आज वैसे भी एपिसोड काफी लंबा हुआ मगर बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।